आपको हमें है सुनानी। साथियों, कहते हैं कि ऑफिशियली बीएसएनएल की शुरुआत तो वर्ष 2000 में ही हो गई थी। तब इसको तत्कालीन दूरसंचार सेवा विभाग और दूरसंचार संचालन के दूरसंचार नेटवर्क सेवा और नेटवर्क प्रबंधन के लिए इसका गठन किया गया था। लेकिन इतिहास इसका और पुराना है। भारत में दूरसंचार विभाग आज का नहीं, अंग्रेजों के काल का है। अंग्रेजों के काल में भारत संचार निगम लिमिटेड नहीं था। असल में उस समय पर भारत के अंदर प्रॉपर तरीके से टेलीग्राफ लाइनों के माध्यम से संचार हुआ करता था। उस समय भारत के अंदर 1850 में टेलीग्राफ लाइनें बिछा करके ट्रांसफर टेलीग्राफों का किया जाता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1851 में टेलीग्राफ का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। 54 में देश भर में लाइनें बिछा दी थी और टेलीग्राफ सेवा जनता के लिए भी ओपन कर दी गई थी। पहला टेलीग्राफ मुंबई से और पुणे के बीच में भी भेजा गया था। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 में पास कर दिया गया था। विचार कीजिए, अंग्रेजों के समय का चला कानून 1980 तक चलता रहा। फाइनली डाक और टेलीग्राफ विभाग का विभाजन किया गया। दूरसंचार विभाग के अस्तित्व में आने के बाद सरकारी स्वामित्व वाले टेलीग्राफ और टेलीफोन कंपनियों की शुरुआत हुई, जिसके कारण बीएसएनएल की नींव पड़ी थी। मतलब यह समझिए कि बीएसएनएल आज का नहीं है। 1851 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस टेलीग्राफ की शुरुआत की थी, मानिए कि 1851 से 1951 में वही बीएसएनएल ही था। नाम आधिकारिक रूप से बाद में पड़ा। हालांकि टेलीग्राफ 2013 में बंद हुआ। 160 साल तक सर्विस को उपलब्ध कराने वाला बीएसएनएल अपनी टेलीग्राफ सेवा को बंद किया। 1885 के अंदर जनता के लिए जो टेलीग्राफ देने की सेवा शुरू हुई थी, 2010 में उसे वेब आधारित मैसेजिंग सिस्टम में कन्वर्ट किया गया। साथियों, इस प्रकार से कुछ तार बुकिंग के सेंटर हमारे देश में बीएसएनएल द्वारा ऑपरेट किए जाते थे। वर्ष 1990 में एक दौर था जब लैंडलाइन लोगों के लिए स्टेटस सिंबल हुआ करता था और लैंडलाइन देने वाली इकलौती कंपनी उस समय भारत के अंदर यही हमारी सरकारी दूरसंचार कंपनी हुआ करती थी। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की नई टेलीकॉम पॉलिसी के तहत ही एमटीएनएल को भी लैंडलाइन सेवा देने की अनुमति दी गई थी। एमटीएनएल दिल्ली और मुंबई के अंदर महानगर के अंदर ही अपनी सुविधाएं उपलब्ध कराती थी। 1990 के कुछ हद तक 2000 के दशकों तक देखें तो बीएसएनएल का स्वर्णिम युग था। मतलब ये ऐसा समय था जिस समय अगर आपको अपने घर में बीएसएनएल लगाना होता था, लैंडलाइन लगानी होती थी, तो भाई साहब आवेदन के लिए 6-6 महीने लगते थे। जिन घरों में बीएसएनएल के लैंडलाइन कनेक्शन हुआ करते थे, उन घरों को उस गांव में, उस शहर में, उस कस्बे में बड़ा रसूख वाला माना जाता था कि इनके घर में फोन लगा हुआ है। लोग कॉलोनी के बहुत सारे गांव के लोग सुनने आया करते थे, पड़ोसियों को बता के जाया करते थे कि हमारा कॉल आएगा। एक दौर था जिस समय प्रेमी प्रेमिका इस बंद खोपचे में जाकर के एक दूसरे से बतियाया करते थे छुप छुप कर। इस बतियाने की प्रक्रिया को एसटीडी कहा जाता था। एसटीडी के साथ साथ आईएसडी भी लिखा जाता था ताकि आप अंतरराष्ट्रीय कॉल कर लें। यानी कि एक दौर था जिस समय लैंडलाइन देश की पहचान बना हुआ था और उस पूरी पहचान का भरपूर फायदा बीएसएनएल ने ही उठाया था। कहते हैं कि एक दौर था जिस समय बीएसएनएल के अकाउंट में कैश में 35,000 करोड़ रुपया हुआ करता था। यानी इन्होंने इतना मतलब इज्जत कमाया था। बीएसएनएल पहले दूरसंचार सेवा विभाग के नाम से जाना जाता था। 2000 के अंदर ही इसका नाम बदलकर बीएसएनएल किया गया। ये जो बीएसएनएल था, इसे पीएसयू बनाया गया। सरकार ने कहा कि सरकारी कंपनी बनकर के चलेगी तो ज्यादा फायदा नहीं करेगी, प्राइवेट कंपनी की तरह इसे निगम बनाते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस लेकर आते हैं। लोग अगर कॉम्पिटिटिव तरीके से काम करेंगे तो ज्यादा काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे। वो अभी परिणाम भी निकला। 2000 में साहब इंटरनेट आ गया, 2002 में 2G मोबाइल आ गया, 5G, 2005 में ब्रॉडबैंड सेवा आ गया, 2010 में 3G मोबाइल सेवा की शुरुआत हो गई। और भाई साहब इसके बावजूद भी बीएसएनएल का घाटा जो है वो बढ़ता रहा। एक दौर था जब करोड़ों में लगभग 2.8 करोड़ लैंडलाइन कनेक्शन वर्ष 2000 में बीएसएनएल के पास हुआ करते थे। मोबाइल कलेक्शंस की बात करें तो करोड़ों में भारत के अंदर सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी रखने वाला बीएसएनएल हुआ करता था। इतना ही नहीं, जितने भी दुर्गम स्थान हैं, चाहे सियाचिन का ग्लेशियर हो, वहां पर भी बीएसएनएल ही हुआ करता था जो सर्विस पहुंचाने के लिए जाना जाता था। हाल ही में ही सही 2023 में भी सियाचिन ग्लेशियर पर बीएसएनएल की सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। 2006-7 में ग्राहक और रेवेन्यू के आधार पर बीएसएनएल देश की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करता था। उस समय भी अंबानी जी के पिताजी के द्वारा योजना चलाई गई थी जिसमें जोड़ी ऑफर चलाया गया था आरकॉम के द्वारा। तब भी यह तीसरी बड़ी कंपनी हुआ करता था। बीएसएनएल पर लोगों का गजब ट्रस्ट हुआ करता था।
2006 में जो कंपनी भारत के अंदर 8,000 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही थी, वो अचानक घाटे में कैसे चली गई, इसके पीछे का क्या कारण रहा, 2006-07 के बाद से लेकर के 2016 में जब जियो आया उस बीच में क्या कुछ घटित हुआ, उन सब के बारे में चर्चा की जाएगी। चूंकि यह एक सरकारी कंपनी थी, सरकार को बहुत सारे ऑब्लिगेशंस भी निभाने होते हैं, जनता के सपने पूरे करने होते हैं, कहना होता है कि हम तो आपके लिए हैं। इसी के लिए सरकार ने एक एक करके पूरे देश के अंदर बीएसएनएल की सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। लैंडलाइन कनेक्शंस गांवों तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया, लेकिन लैंडलाइन कनेक्शन जिस गति से पहुंच रहे थे, सर्विसेज उस गति से मिल नहीं रही थी। लैंडलाइन का विस्तार हो रहा था, खर्चे बढ़ रहे थे, लैंडलाइन की कीमत खर्चा 702 रुपए प्रति कनेक्शन आ रहा था, लेकिन रेवेन्यू में 78 रुपया आ रहा था। सरकार की ये जो मुफ्तबाजी वाली योजना थी, जिसके तहत दिखाने का कि देखो हम कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, इससे बीएसएनएल पर बर्डन बढ़ता चला गया। मतलब ये मानिए कि सरकार की जो सोशल ऑब्लिगेशन वाली सब्सिडी थी ना, उसने सरकार के ही रवैये के चलते इन्हें बुरी तरह प्रभावित कर दिया। रिलायंस जियो ने तो फिर रही सही कसर तोड़ ही दी, क्योंकि जहां एक और इनके लैंडलाइन कनेक्शंस के आए दिन कनेक्शन शिकायतों में आते थे, साफ सुनने में आ रहा है कि कोई तार सुधारने नहीं आ रहा है। आपको वो दौर याद होगा, संभवतः आपके घरों में भी लैंडलाइन रहे होंगे, आपके घर में कनेक्शन बहुत लंबे समय तक खराब पड़े रहे होंगे, आपकी शिकायतें चल रही हैं, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। बीएसएनएल के कर्मचारियों ने देश को यह एहसास कराना शुरू कर दिया था कि वो हम पर एहसान कर रहे हैं। आपका कॉल अगर सुन रहे हैं तो समझिए कि आप एहसानमंद हो, तब जाकर वो आपके पास आएंगे। बीएसएनएल ऑफिस में जाकर टिकट बुक कराना, पैसा जमा कराना और उसके बाद में उनसे रिक्वेस्ट करना कि सर रखे रखे बिल आ रहा है, कम से कम उस डब्बे को सही तो कर दीजिए। उसमें से पीछे से पता नहीं कुछ विचित्र प्रकार की आवाजें गुनगुन आया करती थी। दौर खराब था। बीएसएनएल के सरकारी कर्मचारियों का ये जो सरकारी रवैया था, इसने बीएसएनएल को बहुत बट्टा पहुंचाया। रिलायंस जियो ने अपनी सर्विसेज से लोगों का मन मोह लिया, ऐसा मोहाया कि हमको तो बाद में समझ में आया कि ये हमारी उस कमी का लाभ उठा करके सब कुछ सुपड़ा